जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका इस महा एपिसोड और पॉलिटिकल थ्रिल इतिहास की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे दुनिया की एक नंबर की दादा कंपनी पुर्तगाली अपनी खुद की ओवर स्मार्टनेस, अकल की कमी और सनक के चक्कर में रोडपति हो गई। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत में कब्जा किया था। तो उन लोगों ने कैसे कब्जा किया हम लोग पिछले वीडियो में देखे। तो मैंने इसका नाम रखा है डंकी लॉ, क्योंकि ये वो कानून है जिनके वजह से पुर्तगाली का जो पतन का शुरुआत हुआ और अंग्रेज उसको हरा पाए। अंग्रेज जो बात समझ पाए पुर्तगाली नहीं समझ पाए। पुर्तगाली और बहुत सारी अपनी गलतियां की जिस वजह से वो भारत में उनका जो राज्य था वो ख़त्म हो गया। तो पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे कि पुर्तगाली की क्योंकि शुरुआत हुई कहाँ। जब पुर्तगाली वास्को डा गामा भारत आया, उसके बाद फिर वो वहाँ गया, फिर वहाँ से और अधिक लोग लेके आए। करीबन 12,000 लोग लेके आए थे नाव में। तो उन लोगों को फिर यहाँ पर उन लोग बसाया, वासराय बनाए, गोवा में कब्जा किया और बहुत सारे जगह लड़के जीता और को कब्जा किया। और अकबर से भी मतभेद हुई उसकी पुर्तगालियों की। और उसमें सबसे अहम क्या था, उन जो लॉ बनाया शुरू में हम देखे थे वो लॉ कैसे भारत पर कब्जा करने के लिए उनका मतलब मुख्य हथियार बना। पहला क्या, उन यहाँ पुर्तगाली वहाँ भारत आए और भारत की लड़कियों से शादी करने लगे और यहाँ पर घर बसाने लगे और अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगे। और ये भारत में उनका कब्जा का शुरुआत था और ये बहुत तेज़ी से वो लोग फिर कब्जा कर पाए। लेकिन आज के वीडियो में देखेंगे वो कब्जा कर लिए उसके बाद कैसे उनका पतन हुआ। और जो ये नहीं देखा था वीडियो कि भारत में पुर्तगालियों ने कब्जा कैसे किया, वो सब पिछले वीडियो जाके देखो तो और मजा आएगा। कितना दिमाग लगाकर उन लोगों ने इतनी मेहनत से इतनी दिमागी से इतनी तरीक़ों से भारत पर कब्जा किया और कुछ बेवकूफ़ नीतियों की वजह से वो भारत से निकल गए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस इतिहास गवाह है भाई कि अगर आपके पास पावर है लेकिन दिमाग घुटने में है तो दुनिया की कोई ताकत आपको डूबने से नहीं बचा सकती। आइए एक एक पन्ने का कच्चा चिट्ठा निकालते हैं। तो इतिहास गवाह है क्या। अब क्या हुआ, हॉकिंस की एंट्री और पुर्तगालियों की मिर्ची लगना। जब हॉकिंस भारत में कब आया, 1608 में सूरत के रास्ते एक अंग्रेज आया आधम का। पहले पुर्तगाली आ रहे थे। पुर्तगाली भी चलन की वजह से आए क्योंकि मिडल ईस्ट के जो लोग थे मुस्लिम लोग वो पूरा 80% फ़ायदा उठा रहे और भारत को लोगों को भी उतना फ़ायदा नहीं मिला। तो वो लोग सोचे व्यापार करने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और वहाँ से व्यापार करते तो भारत से आने वाला सारा व्यापार हम कर पाएंगे, बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो वो पुर्तगाली आए। अब यही देखा देखिए अंग्रेज़ भी आए कि वो लोग चले गए तो वो लोग भी और ज़्यादा प्लान बना कर आए कि हम लोग पुर्तगालियों को भागेंगे और खुद भारत पर कब्जा करेंगे। जबकि पुर्तगाली बहुत सारे लोगों से लड़े, भारत में पहले जितने भी व्यापारी थे सबको हटाकर वो कब्जा कर लिए और खुद को समुंदर का राजा घोषित कर दिया। मेरे इजाज़त के बिना समुद्र से एक मछली भी नहीं उठी, मेरे नहीं पुर्तगालियों ने ऐसा ऐलान किया था। उसके बाद जब हॉकिंस आया, कैप्टन विलियम हॉकिंग, हाथ में इंग्लैंड का सम्राट जेम्स प्रथम का लेटर लेकर आया जिसने लिखा था, जहांगीर भाई थोड़ा व्यापार करने की परमिशन दे दो। तो इंग्लैंड के जो राजा थे, इंग्लैंड जेम्स प्रथम का लेटर लेके आया था वो और जहांगीर से थोड़ा सा व्यापार की परमिशन मांगने के लिए आया था। तो हुआ क्या इसके बाद, अब पुर्तगालियों की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई थी। उनके पादरियों ने जैसे फादर फेनहैरो मुगल दरबार में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हॉकिंस अंदर ना घुस न पाए। लेकिन हॉकिंस भी पक्का खिलाड़ी था। और उसके बाद तुम देखोगे आज का धांसू एग्जाम्पल क्या होगा। हम एग्जाम्पल देखें तो इसे ऐसे समझो कि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू देने गए। वहाँ पुराना घिसा पिटा एम्प्लॉय पुर्तगाली गेट पर ही बोला रहा है कि अंदर मत जाना, बड़े गुस्से में। लेकिन आप सीधे डायरेक्टर जहांगीर के कैबिन में घुस गए और फर्डेटदार और अंग्रेज उस समय की तुर्की भाषा में बात करने लगे।
तो तुर्की भाषा में जो विलियम हॉकिंस था वो माहिर था। फैक्ट्री जो थी, जो अंग्रेज जहांगीर था, वो डिप्रेस हो गया कि मेरा भाषा, मेरा मन पसंदीदा भाषा तुर्क भाषा में बात कर रहा है। हॉकिंग ने तुर्क भाषा में जहांगीर को ऐसी बात की, जहांगीर भाई खुश हो गए। आसपास वाले ये जो पुर्तगाली तो वो समझ भी नहीं पा रहे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उसने कहा, वाह बेटा, तू तो गजब आदमी है। जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 मनसब का जो था मनसा मनसा बाजार मनसा बाजार था वहाँ पर दे दिया। कितना? 400 का मनसब का दिया, 30,000 वेतन। और ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी करवा दिया। और क्या करवाया? ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह करवा दिया। अब गोवा में पुर्तगाली वायसराय डॉन मेंडसन जर का कोयला हो गया। डॉन मेंडसन नाम याद रखना। तो हॉकिंस का तुर्की भाषा में ज्ञान के कारण जहांगीर ने समाज के 40,000 मनसब और विवाह की अनुमति दे दी। गोवा के तो देखो भाषा कितना इम्पोर्टेंट है। तुम किसी व्यक्ति से अगर अपना काम निकलवाना है तो उससे उसी की भाषा में बात करो तो वो जल्दी मान जाता है। निकलवा। वो गोवा के वायसराय डॉन मेंडसन द्वारा इसे एकाधिकार का उल्लंघन बताकर और मुगल मुबारक खान के दूत मुबारक खान को इनकार करना, मिलने से इनकार करना। अब क्या हुआ, ये जो था जलकर कोयला हो गया। डॉन मेंडसन उसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कह दिया, अरे जहांगीर कौन होता है बीच में बोलने वाला। जहांगीर के बारे में ऐसा कहा, और ये तो हमारे एकाधिकार का हनन है। उसने मुगल खान को, जो हम लोग पढ़े कि उसे नहीं घुसने दिया, उसे बात करने से एकदम इनकार ही कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, एक एग्जाम्पल से समझो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गली का कोई लोकल गुंडा है, किसी इलाके के सबसे बड़े विधायक के जैसे जहांगीर के पीए से मिलने से मना कर दे और कह दे कि हम विधायक को नहीं जानते। भाई, विधायक तुम्हारी दुकान का शटर 1 मिनट में नीचे करवा देगा। वही जहांगीर ने किया, पुर्तगालियों को सारी बिजनेस में छूट रद्द कर दी। तीसरा लाइन में जहांगीर ने व्यापारियों की छूट रद्द कर दी। अब इतना सब हुआ जहांगीर और पुर्तगालियों में। जब अंग्रेज घुस गए तो पुर्तगाली का बिजनेस बंद होने लगा, तो पुर्तगाली बदला तो लेगा। तो कैसे लिया बदला? पुर्तगालियों का दिमाग यहीं नहीं रुका। उन्होंने सोचा कि मुगलों के पंगा लो ही साथ में अंग्रेजों का भी बजाओ। तो पुर्तगाली मुगलों से तो लड़ ही रहे थे, जहांगीर से तो उनका चल ही रहा था। अब वो अंग्रेजों पे भी घुस गए। 1612 में अंग्रेजों का जहाज ड्रैगन के साथ में छोटा सा ऑडिएटर कैप्टन बेट्स के नेतृत्व में आया और पुर्तगालियों की अच्छी खासी नौसेना को खदेड़ दिया। पुर्तगालियों की सेना को खदेड़ दिया। जहांगीर की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये अंग्रेज तो छोटे जहाज में इतना पुर्तगाली को कूट दिए। अब जहांगीर तो देखते रह गया। और फिर पुर्तगालियों ने महामूर्खता डंकी लौलाया कि जिससे इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आत्महत्या कहते हैं। क्या किया? बीएमसी इतिहासकार के अनुसार वी.एम. सिंह, नाम याद रखना, वी.एम. सिंह इतिहास के अनुसार, इसके जो इतिहासकार थे उनके अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सत्ता की नौसैनिक कमजोरी का फ़ायदा उठाया। पुर्तगाली जो मुगल दरबार की नौसेना कमज़ोर थी, उसका फ़ायदा उठाते हुए क्या किया? उठाकर 4 शाही जहाज़ों को जब्त किया, मुसलमानों को बंदी बना लिया और माल लूट लिया। सबसे बड़ी बात तो यह थी, उस सामान में जहांगीर की माँ अम्मी जान का सामान भी था, जिससे उन्हें करोड़ों की जब्त लगी। जहांगीर की माँ की करोड़ों की संपत्ति वो जब्त कर लिया, वो जहाज जो लूटा उस। ये कहाँ लिखे है देखो, पुर्तगाली संघर्ष जहांगीर के भी गुस्सा। 1612 में कैप्टन बेट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज
ड्रैगन के द्वारा पुर्तगाली को पराजित करना हिंद महासागर में। अब जब अंग्रेज ने हरा दिया तो गुस्से के मारे में पुर्तगालियों द्वारा 4 शाही जहाज़ों को जब्त करना, मुगल मुसलमानों को बंदी बनाना और उसकी माँ का सामान भी लूट लेना। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आज चलते हैं आगे। अब एग्जाम्पल उसका देख रहे थे, भाई आप किसी देश के राजा से पंगा लेके समझ में आता, लेकिन राजा की माँ से पंगा, तो राजा तुम्हें जिंदा छोड़ेगा। जहांगीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, इनको खालो उड़ा दो, इनके खाल उड़ा दो। देखो होता क्या है, तुम विनाश का ही विपरीत भी थे। अब एंट्री होती है शाहजहां की। ये तो मनमौजी था, ताजमहल बनवाया, प्यार मोहब्बत वाला आदमी था। लेकिन पुर्तगालियों की नीतियाँ ऐसी थी कि शाहजहां जैसे प्यार भरे आदमी को भी नहीं छोड़ा। शाहजहां के आगे तो पुर्तगालियों का घमंड 7वें आसमान पर था। वे हुगली नदी के पास बैठकर क्या कर रहे थे, सोचो। 7वें आसमान पर कि ये तो बेहतर है, ये तो आशिक है, ये चट्टा हमको कहाँ हराएगा। पक्के पक्के किले बनवाना चालू कर दिए। शाहजहां का हुगली पर 32 शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्मांतर। पक्के पक्के किले कहाँ बनवाए थे, पक्के पक्के किले बनवाना चालू कर दिए पहला। तो उसके बाद कस्टम हाउस लिया और तंबाकू पर ऐसा टैक्स थोप दिया कि मुगल सरकार के रेंगुए हिला दिए। तंबाकू, अब राजा लोग तो तंबाकू पिएंगे, लेकिन तंबाकू पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। और तो तब हो गई हद, तो तब हो गई जब उन्हें हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद बेचकर क्रूर दास व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कर दे। यहाँ तक कि रानी मुमताज महल की 2 दासियों को भी बंदी बना ली। अब इसकी प्रेमिका की दासी को तुम बंदी बना लोगे, राजा की प्रेमिका, तो राजा तुम्हें छोड़ेगा बता। यहाँ पर देखो, हुगली भवन बना लिया। शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों के साथ ईसाइयों और धर्मांतर, रानी मुमताज की दासियों को अपमान करना, 2 बंदी बना लिया शाहजहां के शासनकाल में यहूदी पर, पुर्तगालियों द्वारा हिंदू मुस्लिम बच्चों को बेचना, ये सब था। अब हुआ क्या तुम देखो, शाहजहां ने कहा बहुत हो गया नाटक। उसे अपने कमांडर कासिम खां को 1.5 लाख उस जमाने में सैनिकों की फौज देकर 20 जून से 24 सितंबर 1632 तक 3 महीने ऐसी कूटनीतियों की पुर्तगालियों के होश उड़ा ठिकाने लगा दी। उसने जहाज डुबाए और जो बचे वो सागर द्वीप भाग जहाँ महामारी के सबको खा लिया। तो पहले तो जहाज डुबाया, उसके बाद जो बचे उसे द्वीप पर भाग गया और वहाँ पर महामारी ने खा गया। 1000 मारे गए और 400 जहांगीर बंधवा कर दिल्ली ले आया। उन्होंने ऑप्शन दिया कि या तो इस्लाम अपनाओ या दास बनो। तो पुर्तगाली जो भारत आकर यहाँ के लोगों को ईसाई बना रहे थे, उसको यहाँ बोला या तो इस्लाम अपनाओ या तो दास बन जाओ। ये अपना आशिक भाईजान, ये तो आशिक करते रहता। एग्जाम्पल ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज का कोई अवैध माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर ले, गैर कानूनी धंधे चला और फिर सरकार बुलडोजर लेकर पहुंचे। शाहजहां ने हुगली अभियान 7वीं सदी के सबसे बड़ा एंटी ऑपरेशन बुलडोजर एक्शन था। कब 1632 में ये ऑपरेशन चलाया और इससे पूरा मरवा दिया, उन लोगों को कटवा दिया, एकदम नाव डुबा दिया। जो बचा वो बीमारी से भाग गए और वहाँ बीमारियाँ नोचते नोचते तो मर गया। और इस तरह पुर्तगालियों का पूरा पतन हो गया। अब हम सोचते उसके और क्या 4 कारण थे, मुख्य कारण एकदम। अब सवाल यह है कि जो पुर्तगाली समुद्र के मालिक हुआ करते थे वो इतने बेवकूफ़ कैसे साबित हुए। 17वीं सदी के पहले दशक तक उनका साम्राज्य साफ क्यों हो गया, इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे। पहला तो था राजनीतिक और पारिवारिक झोल। 1580 में पुर्तगाली स्पेन के राजा के साथ जुड़ गए। यहाँ लिखे 1580 में स्पेन राजा के साथ और 1588 में स्पेन के
1588 में अंग्रेज़ों ने स्पेन की नौसेना को हरा दिया और पुर्तगालियों की ताकत स्वतः ही खत्म हो गई। अंग्रेज़ की नीतियाँ और ज़्यादा खतरनाक बनाई क्योंकि उन्हें पुर्तगालियों से भी लड़ना था। पुर्तगाली पहले से ही खतरनाक थे, भारत में उनका कोई सामना कर नहीं पा रहा, पूरे खतरनाक। तो अंग्रेज़ को उसको भी लड़ना था। अंग्रेज़ों ने और नीतियाँ बनाई, स्पेन को हरा दिया पहले, पुर्तगाली की कमर तोड़। किसी को अगर हराना है तो उसकी ताकत का, उसके जड़ों पर हमला करो। तो इस पुर्तगाली की जड़ थी स्पेन, स्पेन की ताकत बहुत था, उसको हरा दिया। और उसके बाद और भी बहुत सारे कारण थे। पहले धार्मिक कठोरता, रिलीजियन फैंटेसियम, वे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कॉफ लेकर आए थे। उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। कॉफ मतलब पैसा लेके आया था एक हाथ में और एक हाथ तलवार, जिससे स्थानीय जनता और राजा दोनों उसके खून के प्यासे हो गए। जबरदस्ती धर्म बना। जहांगीर सबको मुस्लिम बना के गया, उसको ईसाई बना रहा है। तो जहांगीर तो बोले कि मेरे मुसलमान भाई को तुम ईसाई कैसे बना रहे? तो जहांगीर तो गुस्सा होगा ना, तो ऐसे। और शाहजहां भी इससे पूरा गुस्सा था। सिर्फ व्यापारी बनकर रह जाना उनके कभी क्षेत्रीय राजनीतिक राज बनाने की सोची ही नहीं। वे सिर्फ फितौरिया व्यापारी अड्डे तक सीमित रहे। अंग्रेज को ये बात समझ में आई कि व्यापारी अड्डे तक सीमित रहेंगे तो पुर्तगालियों की तरह भी हमें भी साफ कर दिया जाएगा। इसलिए अंग्रेज राजनीति में घुसने लगे। उन्हें पुर्तगालियों का अंत देखा था। पुर्तगाली राजनीतिक नहीं बने, वो सिर्फ व्यापार में ही अटके रहे और हो गया। उसके बाद पुर्तगाली के आगे धर्मोत्तर कंट्रोल ये वाला हो गया। और अल्फो डी सूजा का कड़वा सच, पुर्तगाली गवर्नर सूजा ने खुद कहा था, पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ईसाई मसीहा की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया था। अत्यधिक सोना देकर उन्होंने मूर्तियों को एक तरफ रख दिया और जब सोना समेटने लगे तो तलवार की हाथ से छूट गई और नतीजा बाद में हुआ कि यूरोपीय शक्तियों ने उन्हें घुटने में हरा दिया। तो ऐसे उन्होंने भारत में कब्जा किया। और कमजोरी क्या थी? धार्मिक कठोरता। पुर्तगालियों की कुलीन वर्ग था, निरंकुश सम्राट था वहाँ का। कुलीन वर्ग की सत्ता थी, निरंकुश सम्राट, और विद्रोह हो रहे थे, जैसा अंग्रेजों में नहीं हो रहा था। वहाँ पर पहले से क्रांति हो चुकी थी और थोड़ा सा चल रहा था उन लोग का अलग। डचों और अंग्रेजों की तुलना में कमजोर राजनीतिक ढांचा। ब्राज़ील पर जब लोग गए तो भारत से एकदम ध्यान हटा। तुम्हारा ध्यान अभी पढ़ाई से हट जाता है ना, तो तुम भी पुर्तगालियों की तरह मारे जाओगे, जैसे पुर्तगाली मारे गए थे। और उनका जो राजनीतिक ढांचा था पुर्तगालियों का, वो कमज़ोर था अंग्रेज़ों के मुकाबले। और अब हम लोग देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हो गए और क्या नुकसान। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आपके एग्ज़ाम और एकदम जिम्मेदारी नागरिक के नज़रिए से सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इनके क्या फ़ायदे और नुकसान हुए। नुकसान, ड्रॉबैक्स। भारत की नौसेना सैनिक कमजोरी दुनिया के सामने उजागर हो गई, जिसका फ़ायदा बाद में अंग्रेज़ों और डचों ने उठाया। पहला बात, धार्मिक असहजता और दास व्यापार ने सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया। जहाँ के बच्चों को वो लोग उठा रहे थे, वहाँ पर व्यापार कर रहे। देश की समृद्धता पर विदेशी ताकतों की बुरी नज़र, क्योंकि देख लिए यहाँ कुछ नहीं है, डच ने कब्जा कर ली, पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया, उन्हें अंग्रेजों ने मार के भगा दिया। तो हम भी ने अंग्रेजों को भरा सकते हो या पूरा तोड़ दिया। फिर के बाद अंग्रेजों ने हम लोग को कब्जा कर लिया। उसके बाद फ़ायदे बेनिफिट, भारतीय व्यापार का सीधा संपर्क यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्से से जुड़ा। गोवा की वास्तुकला, प्रिंटिंग प्रेस और कुछ नए फसलें जैसे आलू, तंबाकू, मिर्च भारत आई। हालांकि इसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ, मतलब इसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। फ़ायदा हम लोग को कम हुआ, हम लोग को नुकसान ज़्यादा हुआ। और इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? अहंकार पतन का द्वार है। आप कितने भी ताकत पर क्यों ना हो, कानून और स्थानीय संस्कृति का अनादर करने तो पक्का विनाश होगा। राजनीतिक और कूटनीति की कमी, सिर्फ पैसे कमाने की भूख आपको एक दिन राजनीतिक रूप से कमज़ोर बन कर देगी। वही अंग्रेजों ने समझा, वो क्या करने लगे कि राजनीतिक में भी घुसने लगे, राजा को गुलाम बनाने लगे और खुद राजनीतिक में उभर के आने लगे कि हमारा न्यायालय होगा, हमारा कार्यपालिका होगा, सब हमारा होगा, करने लगे अंग्रेज। आज के दौर में भारत के लिए क्या सीख हो सकती है इससे? अब नौसेना और इंडो पैसिफिक सुरक्षा। जहांगीर के समय भारत के पास मजबूत नौविक नहीं थे, इसलिए पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों ने हावी हो गए और आज भारत आत्मनिर्भर भारत है और सागर विजेता के तहत अपनी नौवीं
जैसे INS विक्रांत, प्रोजेक्ट 75 और मजबूत कर रहा है, जो इतिहास से ली गई सबसे बड़ी सीख है। एकाधिकार, मोनोपोली और ताकती निर्भरता। पुर्तगाली एक ही जगह अट गए और नई ताकतें जैसे फायरलाइट्स, आधुनिक युद्धपोत, व्यापारिक मॉडल नहीं अपना पाए। आज भारत को सेमीकंडक्टर, AI और आंतरिक शक्ति ताकत में ग्लोबल लीडर बनना होगा, ताकि वे कोई दूसरा देश हमें टेक कर ब्लैकमेल ना कर सके। और एक और चीज़ क्या होगा, धार्मिक समृद्धता और समावेशी विकास। पुर्तगालियों की धार्मिक असहिष्णुता और भारत से भगा दी उन्हें, क्योंकि वहाँ के लोग पटे हुए थे और वहाँ पर पुर्तगाली देश में अपने विद्रोह चला था। भारत की असली ताकत उनके पुर्तगालियों का एक प्राण यही है कि गंगा जमुना तहजीब और सर्वधर्म समभाव, इसे बनाए रखना है, बचाए रखना है। देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी कि हम लोग के देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई सब मिलजुल के रहते हैं। वो वहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा था, वहाँ पर कुलीन वर्ग और छोटे वर्ग में पुर्तगालियों में लड़ाई चल रही थी, तो ये भी उनके हारे का बहुत कारण था। तो मेरे शेरों, यह पूरी कहानी थी कैसे एक साम्राज्य अपनी मूर्खता और अहंकार के तहत हार गया, टूट गया, धंस हो गया, जल गया, एकदम ख़त्म हो गया। अगर इस लेक्चर को